हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लॉगरिथम के बारे में। क्या है लॉगरिथम, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ क्या है, यूज़ कैसे करते हैं, सब कुछ बेसिक लेवल से। आपने इससे पहले लॉगरिथम के बारे में कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। कॉन्सेंट्रेट करके आराम से सुन लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट आपसे हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं लॉगरिथम के बारे में जानना। बच्चों, एज्यूम करो अगर आप किसी एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कुछ ऐसे वैल्यूज पा जाते हैं 1.21 रेज़्ड पावर 1.93 या 1.87 रेज़्ड पावर 1.34 या 1.92 रेज़्ड पावर 1.53, तो क्या करते हैं? इसे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। एक बार फिर क्लियर करूं, अगर हम किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ऐसे वैल्यूज पाते हैं तो इसके बाद हम सॉल्व नहीं करते, यहीं छोड़ देंगे। आंसर रिज्यूम करके, चाहे वह एग्जैक्ट आंसर से मैच हो या नहीं हो, हम यहीं छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इसे हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। जॉन नेपियर एक मैथमेटिशियन थे। जॉन नेपियर एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक ऐसे टेबल का इन्वेंशन किया कि उस टेबल को यूज करने के बाद ऐसे किसी वैल्यू को जिसे अब तक हम छोड़ दे रहे थे, ये कहकर कि ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, उसे सॉल्व करके उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। एक बार फिर क्लियर करूं मैंने क्या कहा। जॉन नेपियर ने एक ऐसे टेबल का इन्वेंशन किया कि उस टेबल को यूज करने के बाद आप ऐसे किसी वैल्यू को जो अब तक छोड़ दे रहे थे, ये कहकर कि इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। जिस टेबल के बेस पर हम ऐसे किसी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, उसी टेबल को लॉग टेबल कहते हैं। इसकी मीनिंग कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि लॉग टेबल का इन्वेंशन किसने किया? जॉन नेपियर ने किया। क्यों किया? क्योंकि ऐसे किसी वैल्यूज को जिसको अब तक हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उसे सॉल्व करके उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस टेबल से रिलेटेड और लॉग से रिलेटेड इन्होंने जॉन नेपियर ने कई कंडीशंस लगा दिए। किससे रिलेटेड? इस टेबल से रिलेटेड और लॉग से रिलेटेड। क्या क्या कंडीशंस लगाए? पहली कंडीशन कि भाई इस टेबल से केवल न्यूमेरिक वैल्यूज की ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस टेबल से केवल न्यूमेरिक वैल्यूज की ही कैलकुलेशन हो सकती है, वेरिएबल्स की कैलकुलेशन नहीं कर सकते इस टेबल से। दूसरी कंडीशन उन्होंने कहा लॉग लिखने से रिलेटेड, कि अगर आप कहीं भी कुछ भी लिखते हो लॉग से रिलेटेड, log 2, log 3, log 4, कुछ भी, विदाउट बेस इसकी कोई मीनिंग नहीं होती। लॉग की किसी भी वैल्यू को अगर हम विदाउट बेस लिखते हैं तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होगी, इन्होंने कहा। इन्होंने मीन्स जॉन नेपियर ने कहा। तीसरे कंडीशन में इन्होंने कहा कि लिखने के लिए आप कोई बेस लिखो, विदाउट बेस मीनिंगलेस। बेस आपको कुछ ना कुछ लिखना ही है। बेस लिखने के लिए आप कुछ भी लिखो, लेकिन स्टैंडर्ड बेस दो ही माने जाएंगे भाई। कौन कौन से माने जाएंगे? स्टैंडर्ड बेस दो ही माने जाएंगे, और उसमें इन्होंने कहा एक बेस 10 या बेस ई, दो ही बेस स्टैंडर्ड माने जाएंगे। फिर इन्होंने आगे इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया कि ये जो दो बेस बताए गए, ये जो दो बेस बताया जा रहा है, उसमें बेस 10 सारे न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए, बेस 10 किसके लिए? न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए, और जो बेस ई होगा वह वेरिएबल्स के लिए काम करेगा। फिर इन्होंने इसे आगे कंटिन्यू किया कुछ और कंडीशंस के साथ। उन्होंने, देखें ध्यान से, इन्होंने कहा कि जो बेस 10 न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए है, अगर आप किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ कोई बेस नहीं लिखते हैं तो अंडरस्टूड है बेस 10, और अगर वेरिएबल्स के साथ कुछ बेस नहीं लिखते हैं तो अंडरस्टूड है बेस ई। जैसे अगर आपने log 2 लिख दिया तो
कुछ नहीं आपने बेस लिखा है तो बेस 10 मान लिया जाएगा। अगर आपने log x लिखा, कुछ भी बेस नहीं लिख रहे हैं, बेस e मान लिया जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, बेस लिखने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो। स्टैंडर्ड बेस 2, और अगर किसी न्यूमेरिक वैल्यू में आपने कोई बेस नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है मान लिया जाएगा बेस 10, और वेरिएबल्स के लिए आपने कोई भी बेस नहीं लिखा तो मान लिया जाएगा बेस e। अच्छा, अब जरा एक कंक्लूजन निकाल लिया जाए। इन्होंने केवल 5 कंडीशंस बताए, एक और हम ऐड कर लेते हैं। पहले स्टेटमेंट में जॉन नेपियर ने क्या कहा, पहले कंडीशन में क्या कहा कि ये जो टेबल है केवल न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए है, और फिर इन्होंने आगे कहा कि सारे न्यूमेरिक वैल्यूज बेस 10 पर। तो क्या ये कंक्लूजन ना निकाल लिया जाए कि जो लॉग टेबल बनाया जाता है वह सभी बेस 10 पर ही डिफाइंड होता है? लॉग टेबल जो बनाया गया वो किस बेस पर डिफाइन हुआ? बेस 10 पर। ये अंडरस्टूड है, ये मान लिया गया, ये कंक्लूजन निकाल लिया गया। बच्चों, जॉन नेपियर ने जो लॉग टेबल बताया उसको इतने स्ट्रिक्ट बनाया कि कहीं इसकी लीकेज नहीं थी। लीकेज इन द सेंस, अगर लॉग की किसी वैल्यू को आप देखना चाहते हो, कैलकुलेट करना चाहते हो, तो बिना लॉग टेबल के आप बता ही नहीं सकते। जैसे अगर हम देखना चाहते हैं log 7, न्यूमेरिक वैल्यूज है, अंडरस्टूड है बेस 10, तो लॉग टेबल की सिक्योरिटी इतनी टाइट रखी, आप यूं कह सकते हो कि log 7 की वैल्यू देखने के लिए केवल एक ही तरीका है, लॉग टेबल हमें मिल जाए, देखकर बता दें आंसर। लर्न नहीं किया जा सकता क्योंकि वैल्यूज इस तरह से लिखे गए हैं कि पॉसिबल ही नहीं है लर्न करना किसी के लिए भी। हाँ, एक दो वैल्यू लर्न कर सकते हैं, लेकिन पूरे लॉग टेबल को पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक कहावत होती है कि जो चोर होते हैं चोरी कर लेते हैं, लॉक कितना बड़ा लगाया जाए, सिक्योरिटी कितने भी टाइट हो। तो जो ट्रिक ढूंढने वाले थे हैकर्स टाइप के, उन्होंने कुछ वैल्यूज के लिए ट्रिक ढूंढ लिया। क्या ट्रिक ढूंढा? ट्रिक यूं बता दिया गया कि लॉग में 1 के आगे जितने जीरोस होते हैं उतनी वैल्यू होती है। लॉग में 1 के आगे जितने जीरोस उतनी ही वैल्यू। अब log 1 अंडरस्टूड है बेस 10। log 1 में बच्चों आगे जीरो कितना है? एक भी नहीं, एक भी नहीं, तो log 1 की वैल्यू 0। log 10 की वैल्यू की अगर बात की जाए, अंडरस्टूड है बेस 10, log 10 में 1 के आगे एक जीरो है तो इसकी वैल्यू 1। log 100 की बात की जाए, बेस 10 अंडरस्टूड है, न्यूमेरिक वैल्यूज है, तो 1 के आगे दो जीरोस हैं, log 2। log 100 बेस 10 2। log 1000 की अगर बात की जाए, कितने जीरोस हैं? 3 हो गई। ये केवल ट्रिक के बेस पर हम वैल्यू बता सकते हैं, इसके लिए लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन वैल्यूज को छोड़कर और किसी भी वैल्यू के लिए आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी, बिना उसे देखे आप बता नहीं सकते। अच्छा जी बच्चों, लॉगरिथमिक से रिलेटेड किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आपको लॉग टेबल दे दिया जाए, लॉग टेबल देखने का तरीका बता दिया जाए, सारे क्वेश्चंस आपसे कैलकुलेट हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है? लॉगरिथमिक के सारे प्रॉपर्टीज आप सीख लें, प्रॉपर्टीज के बेस पर ही लॉगरिथमिक के सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट किए जा सकते हैं। और बच्चों, जिस एग्जाम में आप अपीयर होने वाले हो उस एग्जाम में कहीं भी लॉग टेबल मिलेगा नहीं आपको। अगर आप डिमांड कर लें इन्विजिलेटर से लॉग टेबल मिल भी जाएगा तो उसे देखने में टाइम आपका अधिक कंज्यूम हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि हम किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लॉग टेबल के बेस पर नहीं, लॉगरिथमिक के प्रॉपर्टीज के बेस पर कैलकुलेट कर लें। ये कंपैरेटिवली हमारे लिए इजी है और इससे हमारे टाइम की भी सेविंग होगी। कुछ एक प्रॉपर्टीज आप पहले से जानते हैं और वह सभी प्रॉपर्टीज जो हम इस टॉपिक में यूज करने वाले हैं सभी समझ लेते हैं, जिससे हम लॉगरिथमिक के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सके। तो चलो शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, log m into n। मैं सभी के एग्जांपल्स के साथ अभी बताऊंगा। log के साथ अगर कई वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हैं तो जितने वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होंगे सभी वैल्यूज अलग अलग log के साथ एडिशन साइन के साथ यूज कर लिए जाते हैं। log m into n इक्वल्स टू लिख सकते हैं आप log m प्लस log m, ये प्रॉपर्टी होती है, लिख सकते हैं। log m into n into p अगर होता तो लिखते आप log m प्लस log n प्लस log p। इसका एग्जांपल समझो। मान लो किसी क्वेश्चन में लिख दिया गया log 6, एग्जांपल मैं यहां लिख दे रहा हूं नीचे। मान लो log 6 है
log 6 को आपने लिख दिया log 2 into 3। अब log 2 into 3 तो log m into n के फॉर्म में हो गया। इसे अगर आप चाहो तो लिख सकते हो log 2 plus log 3। ये प्रॉपर्टी है, जब चाहे जहां चाहे यूज कर सकते हो। हर एक लॉगरिथमिक के प्रॉपर्टी का रिवर्स अप्रोच भी सेटिस्फाई होगा। log 2 plus log 3 आप लिख सकते हो log 2 into 3, जिसकी वैल्यू हो जाएगी log 6। सेकेंड प्रॉपर्टी log m by n। अगर log के साथ वैल्यूज डिवीजन फॉर्म में है तो दोनों वैल्यूज अलग अलग जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखे जाएंगे सब्ट्रैक्शन साइन के साथ लिख दिए जाएंगे। कैसे? log m माइनस log n। log के साथ अगर डिवीजन फॉर्म में इंफॉर्मेशन गिवन है, वेरिएबल्स गिवन है, तो दोनों वैल्यूज अलग अलग मीनिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग log के साथ सब्ट्रैक्शन साइन के साथ लिख दिया जाएगा। इसका एग्जांपल समझो। मान लो किसी क्वेश्चन में कहा गया log 3, मैंने इसे लिख दिया log 6/2। इसे अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं log 6 माइनस log 2। ठीक, log m by n, log m माइनस log n। थर्ड प्रॉपर्टी log m रेज्ड पावर n। लिखने का तरीका देखो, log m पावर में n है, m के पावर में जो पावर में वैल्यू होती है वो फ्रंट पर आ जाती है। तो क्या लिखोगे आप? n log m। log के पावर में जो वैल्यूज लिखी जाती है, log की वैल्यू के जो पावर में होगी वो फ्रंट पर, और log की वैल्यू एज इट इज लिख ली जाएगी। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, log 8 को आप क्या लिख सकते हो? log 2 रेज्ड पावर 3। पावर में 3 है, फ्रंट पर आया, क्या लिख दिया जाएगा? 3 log 2। ये आप लिख सकते हो। ध्यान रखना, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, मीनिंग न्यूमेरिक वैल्यूज वाले जो एग्जाम्पल्स हैं, अंडरस्टूड है बेस 10, क्योंकि मैंने कोई बेस नहीं लिखा है, और जो सारे m और n लिखे जा रहे हैं वेरिएबल्स हैं, इसमें अंडरस्टूड है बेस e। क्लियर? अभी और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसा मैंने अभी स्टेटमेंट में कहा, प्रॉपर्टीज में बताया, कंडीशंस में बताया गया कि कुछ नहीं अगर बेस दिया जाता है वेरिएबल्स के फॉर्म में तो अंडरस्टूड बेस e है, न्यूमेरिक वैल्यूज में कुछ नहीं लिखा जाता तो बेस 10 है। चलो बात आगे बढ़ाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस कन्वर्जन, देखो इसे ध्यान से। log m बेस n, लिखने का तरीका देखो। कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं ये log m बेस n, अगर लिखना हो तो ये लिख देते हैं। अब समझ में नहीं आता कि बेस कौन है, पावर में कौन है। बच्चों लिखने का तरीका ये ना लिखो, लिखने का तरीका log m पहले आप लिख दो, जो बेस में हो थोड़ा सा बॉटम में लिख दो यार, क्या दिक्कत है। तो log m बेस n ये है, बेस में n है। अब जैसा मैंने कहा कि बेस तो दो ही होने चाहिए, स्टैंडर्ड बेस तो दो ही है भाई, या तो बेस 10 या तो बेस e। लिखने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर सिंप्लीफाई करने की बात होती है तो इन्हीं दोनों बेस पर जनरली कंटिन्यू किया जाता है। अगर आप इस n बेस को कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसका तरीका क्या है? log की एक्चुअल वैल्यू पहले लिख दो। log की एक्चुअल वैल्यू क्या है? m बेस 10 पर, और डिवाइडेड बाई log की बेस वैल्यू उसी न्यू बेस पर लिख दो। आप लिख सकते हो, यह प्रॉपर्टी है। ना केवल बेस 10, किसी दूसरे बेस पर भी लिख सकते हो। ना केवल बेस 10, अगर बेस 10 अच्छा नहीं लग रहा है तो आप किसी दूसरे बेस पर भी इसे लिख सकते हो, भाई कोई गलती नहीं है। बेस ई पर लिख दो, किसी और बेस पर लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखा जा सकता है। ठीक है, ये बेस कन्वर्जन की प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई बात को आगे बढ़ाते हैं। इसका एक एग्जांपल देख ले हो तो तब बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो बात एग्जांपल की आती है। मान लो हमने लिख दिया log 5 बेस 4। अब हम ये सोच रहे हैं कि यार कितना अच्छा होता बेस 10 होता, कितना अच्छा होता बेस 10 होता, मजा आ जाता। बेस 4 में कंफ्यूजन है, तो चलो भाई हम ऐसा लिख सकते हैं log 5 बेस 10 और डिवाइडेड बाई log 4 बेस 10 लिख लो। अगर ये वेरिएबल्स होते तो बेस ई में हम कन्वर्ट कर लेते। मान लो किसी क्वेश्चन में लिख दिया जाए log x बेस y। अब स्टैंडर्ड बेस तो ई है, तो अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं log x बेस ई डिवाइडेड बाई log y बेस ई। ये लिखा जा सकता है, प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट,
log m बेस n। अगर लॉगरिथमिक में बेस और वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, बेस और वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, ऐसा कर सकते हो। कैसे? रेसिप्रोकल फॉर्म में यूज करके। रेसिप्रोकल फॉर्म जब करोगे तो लॉग की एक्चुअल वैल्यू और बेस वैल्यू एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। क्या लिख दोगे? अब log m बेस n अगर है तो रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दोगे log n बेस m। यह लिखा जा सकता है। एग्जांपल से क्लियर कर लो। मान लो किसी क्वेश्चन में कहा गया log 10 बेस 2। अब हम सोच रहे हैं कि यार कहां से बेस 10 आ गया, सॉरी log 10 बेस 2 आ गया, कितना अच्छा होता बेस 10 होता। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा लिख सकते हो log 2 बेस 10 हो गया काम, रेसिप्रोकल कर दो, हर चीज का सॉल्यूशन है। ठीक है, बस करने की जरूरत है। चलो जी, इसका एक और पार्ट हम सीख लेते हैं। जो आपने इस प्रॉपर्टी को यूज किया, इसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, जरा ये भी समझ लो। log m बेस n इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इंटू log n बेस m नहीं बना सकते हो इक्वल टू 1। जरा सोच कर देखो भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो 1 ही हो जाएगा ना। ये बड़ा सिंपल सा अप्रोच है, आप पहले से जानते हो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, बिल्कुल ठीक बात है। मान लो किसी क्वेश्चन में आप, किसी क्वेश्चन में क्यों भी, इसी एग्जांपल में आप देखो, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, log 10 बेस 2 इंटू log 2 बेस 10। क्या होगा? 1 हो गया का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा बच्चों, ये 1 दो तरह से बना, जरा क्लियर करो। एक तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 1 हो गया, बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। एक दूसरा तरीका भी है जिससे ये 1 के इक्वल बन जाता है। कैसे? जरा ये समझ लेते हैं हम। बच्चों, अगर लॉगरिथमिक की कई वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हैं, मान लो लॉगरिथमिक की कई वैल्यूज log m बेस n इंटू log n बेस m। चलो हम पहले इसी को देख लेते हैं, फिर दूसरा देखते हैं। जब लॉगरिथमिक के कई वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है और उसमें एक की बेस वैल्यू दूसरे की एक्चुअल वैल्यू के इक्वल हो, तो ये दोनों कैंसिल आउट कर दो। दूसरा हमने देखा m बेस है और वैल्यू बेस है, ये भी कैंसिल आउट। रही बच्चों, कैंसिल ना करो, डायरेक्ट 1 लिख दो, मान लिया गया। यही तो यहां लिखा था, मान लिया गया, 1 के इक्वल हो गया। तो इससे भी 1 बनाया जा सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये मैच नहीं करते। चलो भाई वो भी देख लेते हैं। log m बेस n हो गया इंटू log n बेस p हो गया। अब हमने क्या देखा यहां भी, n तो ठीक है, मैच कर गया, कैंसिल आउट हो गया। जो बचा वो एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा। क्या बचा? log m बेस p बचा, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। इसके ऊपर वाले एग्जांपल में क्या था? कुछ नहीं बचा था, तो 1 लिख दिया था, इसमें बच गया, वो लिख दिया। एक एग्जांपल से क्लियर करो, न्यूमेरिक वैल्यूज वाले एग्जांपल से। log 5 बेस 4 इंटू log 4 बेस 10। क्या लिख लोगे इसे? बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्या 4 कैंसिल हो गया और यहां आप लिख दो कि log 5 बेस 10। बिल्कुल सही जवाब है। एक प्रॉपर्टी और सीख लेते हैं बच्चों, log की कोई भी वैल्यू उसी बेस पर 1 के इक्वल हो जाता है। log 10 बेस 10, log 2 बेस 2, log e बेस e, log m बेस m, कुछ भी। log 10 बेस 10 इक्वल्स टू log 2 बेस 2 इक्वल्स टू log m बेस m। log की कोई भी वैल्यू उसी बेस पर 1 के इक्वल। ठीक, तो इतनी प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेस पर आप लॉगरिथमिक के सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट करने वाले हैं, और इसे यूज करेंगे जब आप, तो आपको लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। चलो जी, तो मैंने आपको क्या बताया, लॉगरिथमिक की ओरिजिन कहां से हुई, लिखते कैसे हैं, क्या कंडीशंस हैं, प्रॉपर्टी क्या है, हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। बात बिल्कुल ठीक है। यहां आपका लॉगरिथमिक कंप्लीट, यहां आपका लॉगरिथमिक कंप्लीट। किसी स्टूडेंट ने हैंड रेस किया मेरे इतना बताने पर, मैंने पूछा भाई क्या हो गया। उसी स्टूडेंट ने कहा सर जी आपने जो ये बताया है सब कुछ मेरे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। लॉगरिथमिक लिखना डिजाइनर तरीके से लिख लेता हूं, ओरिजिन कहां से हुई, किसने बताया, सब कुछ खूब अच्छी तरीके से आ गया। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें,
उस स्टूडेंट का क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है। लॉगरिथमिक सीख लेने से ही सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट तो नहीं होंगे। तो अब जरा देख लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाएं। और इसके लिए हमने इस पूरे लॉगरिथमिक चैप्टर को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये बच्चों 5 पार्ट्स नहीं है, आप यूं कर सकते हो 5 टाइप्स क्वेश्चंस कर सकते हो, 5 ट्रिक्स कर सकते हो। रीजन केवल एक, कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए, जल्दी आंसर तक पहुंच जाओ, केवल इसीलिए 5 ट्रिक्स में मैंने डिवाइड किया। ऐसा नहीं करना कि बुक में आप ढूंढने लगना कि 5 ट्रिक्स कहां हैं। 5 टाइप्स क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, उससे आपके सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट हो जाएंगे। कुछ बचेगा तो और देख लेंगे ना, ठीक है, अभी को परेशान होना। चलो शुरू करते हैं, लॉगरिथमिक के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो पहले ट्रिक पर आते हैं बच्चों, सीखते हैं। बहुत आराम से सीखो, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं। अच्छा, एक बात और, मैं बार बार ये कहता हूं, बेसिक लेवल, बेसिक लेवल। और आपने इसके पहले की वीडियो में भी देखा होगा, 1-2 वीडियो में। मेरा ये फेवरेट एग्जांपल है, मैं यूज करता हूं कि मान लो किसी एक फर्स्ट या सेकेंड क्लास का स्टूडेंट आपके पास आया, आपको जो भी कहता हो भैया या दीदी कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसने कहा कि भैया मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है। आपने कहा ऐड कर दो, आ जाएगा। थोड़ी देर बाद फिर वो वापस आया, उसने कहा कि भैया एडिशन से तो नहीं, लेकिन सब्ट्रैक्शन से ना मेरा जो आंसर आ रहा है पीछे आंसर से मैच हो रहा है। आप क्या कहोगे? नहीं, एडिशन से करो तभी आंसर मैच होगा, कहीं गलती कर रहे होगे। क्यों ऐसा कहोगे? जरा सोचो, क्यों कहोगे? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट एडिशन पर 100% क्लियर है, तभी तो ये कह रहे हो। कितना अच्छा हो, मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट इतनी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए तो सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, उतने ही इजीली जितना ये है एडिशन वाला क्वेश्चन। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको किसी क्वेश्चन को देखकर ये सोचना ही ना पड़े कि इसमें हम क्या करें। क्वेश्चन को देखकर श्योर हो जा, अरे भाई इसमें यही लगा दो। तो ये जो 5 ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं वो यही है कि आप क्वेश्चन देखकर कैसे समझें कि क्या हमें लगाना है। चलो सीखते हैं। पहला, बहुत अच्छे से सीखें, ध्यान दें। अच्छा, एक सिंपल सा एग्जांपल, हम ये जानते हैं 10 क्यूब। अरे 10 क्यूब सिंपल, 1000, बिल्कुल ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा log 1000 बेस 10, क्या होता है इसका आंसर? हाँ ठीक है, 3। इन दोनों को जरा मैच कराओ बच्चों, मैच कराओ। क्या हुआ? पहला इंडेक्स फॉर्म, दूसरा लॉगरिथमिक फॉर्म। कैसे बना? जो इंडेक्स का बेस वही लॉग का बेस, जो इंडेक्स का पावर वो लॉग की वैल्यू, और जो इंडेक्स की वैल्यू वो लॉग के साथ। यही तो सिमेट्री है। बनाते हैं दूसरे में। मान लो किसी क्वेश्चन में कहा जाए इफ, या सिंपल a रेज्ड पावर b इक्वल्स टू c, इफ की कोई बात ही नहीं है। क्या इसे लॉग के फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं log c बेस a इक्वल्स टू b? जरा सोच कर देखो, क्या ऊपर वाले से मैच नहीं हुआ? जो पावर था वो आगे आ गया, जो ओरिजिनल बेस था a लॉग का बेस हो गया, और जो इंडेक्स की वैल्यू थी वो लॉग के साथ आ गई। एक और एग्जांपल से क्लियर करो, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? x रेज्ड पावर y इक्वल्स टू z। चलो अब जरा सोचकर बताओ, अपने रजिस्टर पर लिख लो। क्या लिखोगे? क्या लिखा है? log z बेस x इक्वल्स टू y। बिल्कुल सही है। चलो भाई, ये लॉगरिथमिक लिखने का तरीका आ गया, ओरिजिन यही है, लॉगरिथमिक इंडेक्स से ही बनता है। ठीक है ना? चलो भाई, एक और एग्जांपल से क्लियर करो। इसका उल्टा चलते हैं। अब जो एग्जांपल लेते हैं इसका उल्टा कर देते हैं। log 1000 बेस 10 इक्वल्स टू 3। ये तो हम सभी जानते हैं। और हम ये भी, अभी हम लॉग को नहीं देख रहे हैं, अभी हमने लॉग को नहीं देखा। और एक सिंपल स्टेटमेंट 10 क्यूब इक्वल्स टू 1000, ये तो हम जानते हैं। अब दोनों को एक साथ मिलाते हैं। ये दोनों अलग अलग थे, हमने मिलाया और सिमेट्री देखा, क्या बना? क्या सिमेट्री बनी? लॉगरिथमिक से इंडेक्स बनाने के लिए क्या किया हमने?
जो लॉगरिथमिक का बेस था वो ओरिजिनल बेस हो गया, जो लॉग की वैल्यू थी वो पावर में आ गई, और जो लॉग की वैल्यू थी वो आरएचएस में हमने कर दिया। ठीक है ना? चलो एक दूसरे एग्जांपल से क्लियर करो बच्चों। लॉग ए बेस बी इक्वल टू सी। समझो, बी जो बेस है ओरिजिनल बेस, बी रेस्ट पावर सी, यही तो क्या था ना, 10 रेस्ट पावर 3, 10 रेस्ट पावर 3, तो बी रेस्ट पावर सी इक्वल टू ए। बात ठीक है? क्लियर हो गया अच्छे तरीके से? चलो एक और एग्जांपल से क्लियर कर लो बच्चों। लॉग एक्स बेस वाई इक्वल टू जेड। मैच कराओ, क्या लिखना चाहिए? वाई रेस्ट पावर जेड इक्वल टू एक्स। ठीक है? चलो भाई, तो अब फर्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है? ये तो हमने लॉगरिथमिक को डिफाइन किया है कि हम ऐसा लिख सकते हैं। क्वेश्चन अब समझते हैं क्या है। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, इफ, हर एक तरह के क्वेश्चन को 2-2, 3-3 एग्जांपल से मैं क्लियर कराऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इफ log 2x बेस 10 इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बड़े आराम से देखें, क्या इसे मैं ये लिख सकता हूं 10 क्यूब इक्वल टू 2x? जरा समझो, इसी को तो कनेक्ट ही किया हमने। 10 क्यूब इक्वल टू 2x, 10 क्यूब क्या लिख सकते हो? 1000 इक्वल टू 2x, तो x क्या हुआ? 500। हो गया आंसर। ये आपने कैसे बता दिया? हमने इस एग्जांपल से बता दिया। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट इस एग्जांपल में क्लियर है। लॉगरिथमिक की ओरिजिन कहां से हुई है, बेस क्या होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, इसलिए हमने इस तरह के क्वेश्चन को इजीली कैलकुलेट करके उसका आंसर बता दिया। चलो एक और एग्जांपल में देखो। मान लो किसी दूसरे एग्जांपल में कहा गया लॉग एक्स बेस रूट 8 इक्वल टू 3n1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वही सेम अप्रोच, क्या लिखोगे? रूट 8 रेस्ट पावर 3n1/3 इक्वल टू एक्स। रूट 8 रेस्ट पावर 3n1/3 को बच्चों लिख सकते हो 10/3। रूट 8 को लिख सकते हो 8 रेस्ट पावर 1/2 और रेस्ट पावर 10/3 इक्वल टू एक्स। और आगे बढ़ाते हैं, 2 से इस 10 को कैंसिल किया, 5 आया, तो 8 रेस्ट पावर 5/3 हुआ। और 8 को अब लिख सकते हो आप 2 रेस्ट पावर 3 और होल पर पावर 5/3 इक्वल टू एक्स। पावर्स पर पावर का मल्टीप्लीकेशन, 3 एक दूसरे से कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2 रेस्ट पावर 5 इक्वल टू एक्स। और 2 रेस्ट पावर 5 क्या होता है? 32 इक्वल टू एक्स। तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपको लॉगरिथमिक के इस तरह की इंफॉर्मेशन कोई भी दी जाए और एक वेरिएबल कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, तो आप इस फर्स्ट ट्रिक को यूज करें, आंसर फाइंड कर लें। ठीक, चलो बच्चों सेकेंड टाइप क्वेश्चन चलते हैं। सेकेंड टाइप क्वेश्चन में कहा जाता है कि अगर लॉग की वैल्यू उसी बेस पर डिफाइंड हो, लॉग की वैल्यू उसी बेस पर डिफाइंड हो। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने कहा लॉग 16 बेस 2, लॉग 16 बेस 2, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इवेल्युएट। तो अब आप सॉल्व कैसे करोगे? ध्यान देना, ये वैल्यू इसी बेस पर डिफाइन होना चाहिए। तो अब आप करोगे क्या? चेक करोगे कि उसी बेस के कितने मल्टीपल फॉर्म में यह बन रहा है। 2 रेस्ट पावर 4 बन रहा है। पावर्स पर पावर हमने यूज किया है, और लॉग के केस में पावर कहां जाता है? फ्रंट पर। देखो भाई, 2 के पावर में 4 है ना, तो 4 कहां चला जाएगा? फ्रंट पर। लॉग 2 बेस 2, लॉग 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी होगी? 1। आंसर क्या मिलेगा आपको? 4 हो गया। राइट? एक और एग्जांपल से क्लियर करो। मान लो किसी क्वेश्चन में लिख दिया जाए
log 1/625 हमें यह चेक करना है सेकेंड ट्रिक के लिए कि क्या लॉग की जो वैल्यू दी जा रही है वो उस बेस पर डिफाइंड है कि नहीं है। केवल यही चेक करना है, लॉग की वैल्यू उस बेस पर डिफाइंड है या नहीं है, बस ये चेक करना है 625 5 के मल्टीपल फॉर्म में डिफाइंड होता है। तो अब हमें यही देखना था। अब 625 क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया 625 रेज़्ड पावर -1, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाने पर पावर निगेटिव साइन के साथ हो जाता है, कोई पावर नहीं है, पावर 1 है, ऊपर गया -1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों 625 को हम लिख सकते हैं 5 रेज़्ड पावर 4 और होल पर पावर -1, बेस 5 है, ये भी क्लियर। 625 5 रेज़्ड पावर 4 होता है। और अगले स्टेप में क्या यह लिखा जा सकता है पावर्स पर पावर के मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली -4 पावर, और बेस में क्या है 5 है। और अब जरा देखो 5 के पावर में हमने -4 लिखा है, तो जो -4 होगा वो कहां आएगा, फ्रंट पर log m रेज़्ड पावर n के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। तो -4 log 5 बेस 5, log 5 बेस 5 क्योंकि 1 होता है, तो फाइनल आंसर आपका -4 हो गया। ठीक, ये है बच्चों सेकेंड टाइप क्वेश्चन। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन रेज हो रहे होंगे जब मैं सेकेंड टाइप क्वेश्चन बता रहा होता हूं। क्या कि सर ये तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों के बेस इक्वल नहीं हुए तो? अरे भाई उसको थर्ड टाइप क्वेश्चन बना लो ना, ऐसे किसी क्वेश्चन को थर्ड टाइप बना लो। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा गया हो log 27 बेस 81। देखो अब सेकेंड टाइप में थर्ड टाइप में क्या डिफरेंस है, जरा चेक करो। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में log की वैल्यू उसी बेस पर डिफाइन होना चाहिए, तभी आप सेकेंड लगाओगे। अगर डिफाइन नहीं होता, टेंशन फ्री, हमें सेकेंड नहीं लगाना है। क्या लगाना है, थर्ड लगाना है। कैसे लगाएंगे, सीखते हैं। बिना कुछ सोचे हमने ये चेक कर लिया कि 27 81 के मल्टीपल फॉर्म में नहीं है। ये अलग बात है, मल्टीपल फॉर्म में डिफाइन होता है, लेकिन पावर के फॉर्म में मैच नहीं होगा। बिना कुछ सोचे तुरंत आप बेस 10 पर इन दोनों को कन्वर्ट कर दो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और जब आप बेस 10 पर कन्वर्ट करोगे तो क्या मैंने प्रॉपर्टी बताया है, log की वैल्यू पहले न्यू बेस पर डिवाइडेड बाय log की बेस वैल्यू न्यू बेस पर, यही तो बताया गया, बेस कन्वर्जन। तो अब 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 रेज़्ड पावर 3 बेस 10, और डिवाइडेड बाय 81 को क्या लिख सकते हो, 3 रेज़्ड पावर 4 बेस 10। अब जरा चेक करो, जो पावर है वो कहां आया, फ्रंट पर आया, 3 log 3 बेस 10 डिवाइडेड बाय 4 log 3 बेस 10। अब बच्चों log 3 बेस 10 दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा क्या 3/4। चेक करो क्या ये ठीक है। एक और एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा गया log 0.0001 बेस 100। अब 0.0001 बेस 100, कोई लिंक नहीं है इन दोनों का, टेंशन फ्री, सेकेंड ट्रिक नहीं लगा सकते, बिना कुछ सोचे तुरंत, टाइम वेस्ट नहीं करते, थर्ड ट्रिक लगा लेते हैं। क्या है थर्ड ट्रिक, थर्ड ट्रिक बच्चों ये कहता है log की पहले एक्चुअल वैल्यू न्यू बेस पर, जो भी न्यू बेस डिफाइन करना चाहते हो, जो भी बेस लिखना चाहते हो, हमारे लिए अच्छा है बेस 10 लगा लो। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू भी है, कुछ सोचना भी नहीं है, टेंशन नहीं है, स्टैंडर्ड बेस है, चलो ठीक है। और अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम जरा रफ पर देख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई डेसिमल पॉइंट के साथ 1 और आगे जितने डिजिट्स हो उतने जीरोस। याद करो, कुछ याद आया, जब लोअर क्लास में रहते हैं तो सीखते हैं डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 और उसके आगे जितने डिजिट्स उतने जीरो। और इसे क्या लिख सकते हैं 1/10 रेज़्ड पावर 4, और इसे क्या लिख सकते हो 10 रेज़्ड पावर -4, ऊपर चला जाएगा। तो इसकी मीनिंग ये जो न्यूमरेटर है हम इसे लिख सकते हैं 10 रेज़्ड पावर -4 बेस 10, और जो डिनोमिनेटर है उसे क्या लिख सकते हो, ये तो बड़ा सिंपल है बच्चों, 10 स्क्वायर बेस 10। अब भी कुछ सोचना है क्या, जो पावर है वो फ्रंट पर ले आओ,
-4 log 10 base 10 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे 2 log 10 base 10 और ये दोनों 1 बन जाएंगे या कैंसिल भी कर सकते हो। फाइनल आंसर आया -2। तो ये है बच्चों थर्ड टाइप क्वेश्चन। मैंने कहा 5 टाइप क्वेश्चंस, अगर इसमें सारे क्वेश्चंस कवर नहीं होंगे तो कुछ और सीखेंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम थर्ड टाइप क्वेश्चंस तक के ही सॉल्यूशंस को देखते हैं। फोर्थ, फिफ्थ और इसका एडिशनल पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। टेक केयर।